नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में ऐसा लग रहा है कि जंग शुरू हो गई है, और सिर्फ गजा में नहीं, चारों तरफ ऐसा लगता है कि जंग शुरू हो गई है। गजा के ऊपर इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया, बड़ा हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। जाहिर है कि उन टेंट्स पर हमला किया गया था जिन टेंट्स में लोग रह रहे थे। रमजान के महीने में यह हमला किया गया है। पहले ही इमदाद रोक दी गई थी और लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। अगर केवल कल की खबरें आप स्कैन कर लें तो इजिप्ट ने कहा था यूएनएससी में एक प्रपोजल लेके आएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल आना चाहिए जिसमें गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर इंटरनेशनल प्रेजेंस हो, अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं वहां पर हो, ताकि ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो सके। कतर ने कहा था कि ये जो स्टारवेशन पॉलिसी है, यानी लोगों को भूखा रख के मारने की पॉलिसी है, इसको बंद किया जाना चाहिए, और इसके लिए भी इंटरनेशनल समुदाय से अपील की थी। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने इस बात का कंडेमनेशन किया था, इस बात की मलामत की थी कि इजराइल वहां पर इमदाद नहीं पहुंचने दे रहा है। जाहिर है चारों तरफ से यह प्रेशर पड़ रहा था कि इमदाद शुरू की जाए, और साथ में आप जानते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर पर्सनल जो प्रेशर है, शिन बेट के चीफ को वो हटाना चाहता है। एजी ने इसकी मुखालिफत की थी। यही नहीं, जो विपक्ष के नेता हैं, मंगलवार को नेसेट में यह प्रपोजल आना है, और उसके पहले जेरूशलम में बड़ी रैली करने का प्लान कर रहे हैं। हाई कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ जाने का प्लान कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ और भी करप्शन के और बाकी सब जो मुकदमे चल रहे हैं वो लगातार चल रहे थे। अब इस हमले के बाद ये मुकदमे महीने भर टल जाएंगे, यानी नेतन्याहू को एक राहत मिल गई है। कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है, कंफर्म है यह न्यूज कि इन हमलों के पहले उसने अमेरिका से बात की थी और अमेरिका ने इन हमलों के लिए ओके किया था। अब अमेरिका कह रहा है कि यमन जो कुछ कर रहा है उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अमेरिका को यह भी बताना चाहिए कि इजराइल जो कुछ कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड रोकना जिसको अपने आप में वार क्राइम माना जाता है, इमदाद रोकना जिसको वार क्राइम माना जाता है, बच्चों औरतों पर हमला करना, रिहायशी इलाकों पर हमला करना, यह भी एक वार क्राइम है। एक हुआ सीज फायर ना मानना, यह भी वार क्राइम है। सीज फायर हुआ था, इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास ने हमारे लोगों को रिहा नहीं किया, इस तरह से सीज फायर तोड़ दिया। जो सीज फायर हुआ था उसकी शर्तें सामने रख के देख लीजिए। जैसे जैसे चीजें तय हुई थी वैसे वैसे हमास ने लोगों को रिहा किया था। उसके बाद सेकंड फेज में जाना था। आप सेकंड फेज में सीज फायर को ले ही नहीं जाना चाहते थे। अमेरिका और आप सिर्फ और सिर्फ होस्टेज रिलीज की बात कर रहे थे कि जो लोग होस्टेज हैं उनको रिहा कर दिया जाए। यह बात हो ही नहीं रही थी कि गजा की रीबिल्डिंग, गजा में परमानेंट सीज फायर की जो बातें पहली मीटिंग में हुई थी, जो बातें तय पाई गई थी, वो बातें क्यों नहीं लागू की गई। किसी ने, आजकल ग्रोक का बड़ा चर्चा है, किसी ने ग्रोक से पूछा कि यह बताओ कि जो सीज फायर हुआ था, जो सीज फायर की शर्तें तय हुई थी, वो हमास ने कितनी बार तोड़ी हैं, नंबर बताओ। ग्रोक ने नंबर बताया 0। यानी हमास ने एक बार भी सीज फायर की शर्तें नहीं तोड़ी हैं। जैसे जैसे जो जो तय हुआ था वैसे वैसे हुआ। लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद इजराइल का इरादा बदल गया। एक तो वो लगातार वेस्ट बैंक के ऊपर हमला करने लगा, और दूसरे वहां पर सेकेंड फेज में जाने की जगह फर्स्ट फेज को ही बढ़ाने की बात हो रही थी। यानी सिर्फ होस्टेजेस की रिहाई की बात हो रही थी, अपनी आर्मी हटाने और बाकी सारी चीजों की जो बात थी वो बात करने को इजराइल तैयार ही नहीं था। तो दोषी कौन हुआ, यह आप खुद तय करें। और अगर यमन में जो कुछ हो रहा है, यमन जो हमले करने की बात कर रहा है, यमन ने यही तो कहा था कि इजराइल ने इमदाद पर जो रोक लगाई है, ह्यूमैनिटेरियन एड पर जो रोक लगाई है, वो रोक इजराइल रोक दे, वो रोक बंद कर दे। ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पहुंचने लगे, कम से कम रमजान के महीने में तो पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचेगी तो हम इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे, इजरायली जो जहाजें हैं उनको रोकना शुरू करेंगे। यही तो कहा था यमन ने। अब अमेरिका कह रहा है कि यमन जो हमले कर रहा है उसके लिए हम ईरान को जिम्मेदार मानेंगे। तो मैं अपना पुराना सवाल दोहराता हूं कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए। अमेरिका कहता है कि यमन को हथियार और बाकी सारी चीजें ईरान से मिलती हैं। तो यह तो खुला सच है कि इजराइल को हथियार और बाकी सारी चीजें अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मिलती हैं। इन मुल्कों की क्या हालत है आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जर्मनी से एक न्यूज आई है कि 300 मिलियन यूरो सीरिया को दिए जाएंगे। यह तब है जब जर्मनी में अपना आर्थिक संकट चल रहा है, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और यह तब है जब सीरिया से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, जब सीरिया में लगातार जो अल्पसंख्यक हैं
उनको मारा जा रहा है, माइनॉरिटी को लगातार मारा जा रहा है। अल्वाइट्स जो हैं, बहुत सारे अल्वाइट्स ने रशियन कैंप में सहारा लिया है, वहां पर जाके रुके हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। शियाओं को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। यह सब कुछ चल रहा है सीरिया में और जर्मनी उसकी मदद कर रहा है। ईयू उसके ऊपर से सैंक्शन उठा रहा है, इंग्लैंड उसकी मदद करने को तैयार है, अमेरिका उसकी मदद करने को तैयार है। सीधी सी बात है कि ह्यूमन राइट्स और बाकी सारी ये जो बातें करते हैं सब बकवास है। जो इनके हिसाब से काम करे, वो चाहे हत्याएं करे, चाहे लूट करे, चाहे जितना भी वार क्राइम करे, ये उसके साथ खड़े हैं। ईरान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं जंग की। लगातार कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जंग होगी, ईरान के ऊपर हमला होगा। अभी अगर एक खबर आई है, ये पता नहीं कितनी सच है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि दोनों तरह की खबरें आ रही हैं। पेंटागन के सोर्सेज से कुछ लोगों ने यह खबर दी है, कुछ अखबारों ने भी यह खबर दी है, यमन ऑनलाइन वगैरह पर यह खबर है कि 3 जहाज भेजे जा रहे हैं ईरान की तरफ। ये जहाज जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी इन जहाजों पर हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जिन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हमला किया जा सकता है। यह खबर अगर सच है, अगर यह खबर कंफर्म है, तो ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर भी हमला करने का इरादा कर लिया गया है। इजराइल बहुत दिनों से ईरान को जंग में खींचना चाहता था, लेकिन बिना अमेरिका की मदद के ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। लगता यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले का मन बना लिया है। अब अभी चाइना में आप जानते हैं, ईरान, रशिया और चाइना की मीटिंग हुई है और उधर पुतिन से कह रहे हैं ट्रंप की, पुतिन से हम बात करेंगे। और इन सब के बीच अगर वो ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो मामला किधर जाएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ईरान ने बहुत साफ कल भी कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम बराबर जवाब देंगे। और चारा भी क्या है, अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान को भी पलट के हमले करने होंगे, और ईरान अगर पलट के हमले करता है तो जंग और बड़ी होगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यमन ने कहा है कि अगर लगातार हमले जिस तरह से हो रहे हैं, कल रात भी हमले हुए हैं, इन हमलों के बाद, अगर नहीं लगाया है, इन हमलों के बाद कहा है कि एस्केलेशन का जवाब हम एस्केलेशन से देंगे। इसके 2 मतलब हैं। पहली बात तो यह कि इजराइल के ऊपर फिर से मिसाइल के हमले हो सकते हैं, 1-2 दिन में आपको यह खबरें मिल सकती हैं। हो सकता है कि जब मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूं बातचीत तो यह तैयारी हो रही हो। और दूसरा, अमेरिका के जो डिफरेंट बेसेज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। ईरान पहले भी यह बात कह चुका है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम यहां ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब करेंगे और साथ में जो अमेरिकन बेसेज हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। और सिर्फ ईरान पर हमले की बात नहीं हो रही है, इराक को भी धमकी दी जा रही है। इराक को लगातार धमकी दी जा रही है कि ईरान के साथ वो कोई रिश्ता ना रखे। अब इराक में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो पूरी की पूरी ईरान के गैस और तेल जो सप्लाई होती है उस पर आधारित है। तो जाहिर है अगर ईरान से रिश्ते खत्म करता है इराक, तो उसको जरूरत होगी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की, जिससे उसके यहां बिजली चले, जिससे उसकी जिंदगी चले। अमेरिका इस अल्टरनेटिव सोर्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इराक से कह रहा है कि ईरान से आप अपने रिश्ते खत्म कर लो। ट्रंप के बारे में मैं आपको बताऊं, 2013 की बात है, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे और ईरान पर हमले की बात चल रही थी, तब ट्रंप ने कहा था कि यह बेकार की बात है, ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। जो घरेलू मोर्चे पर अपनी नाकामी है उसको छुपाने के लिए ओबामा ईरान पर हमला कर रहा है। 2013 से 12 साल बीत चुके हैं, 2025 चल रहा है और अब ट्रंप वही काम कर रहा है। जितना शोर उसने मचाया, अभी 2 तारीख को उसने कहा है 2 अप्रैल से जो टैरिफ वाला मामला है कि जो हम पे जितना टैरिफ लगाएगा हम उस पर उतना टैरिफ लगाएंगे, वो सब लागू करेंगे। नतीजा ये हो रहा है कि वहां अपना मार्केट डाउन हो रहा है। जिस तरह से खलील को गिरफ्तार किया गया, एक हिंदुस्तानी छात्रा को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, बाकी सारा कुछ चल रहा है, कोलंबिया में रिसर्च के पैसे काटे जा रहे हैं, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं, जिसमें से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट भी शामिल है जिसने स्यू किया है, जिसने केस किया है ट्रंप के ऊपर कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के संविधान में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थी जो अमेरिकन नागरिक थी, उनको इस बात के लिए निकाल दिया गया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कुछ लोगों की तस्वीरें पोस्ट की थी। इस तरह से वहां पर जो भी दिख रहा है इजराइल के खिलाफ, ट्रंप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। अभी कांग्रेस नहीं बैठी है, तमाम सारे केस कोर्ट में गए हैं और अमेरिका का जो कोर्ट है वो अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। अगर कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ फैसले आने शुरू होंगे तो उसके लिए अपने लिए मुश्किल होगी। बड़ी मुश्किल से कोर्ट के फैसलों से बचता बचाता वो प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचा है, लेकिन पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है और लगातार इस तरह के निर्णय ले रहा है जिसका कोई खास मतलब निकलना नहीं है।
अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा मतलब होगा कि एक लंबी लड़ाई होगी। ठीक है, अरब में उसके चाहने वाले मुल्क हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कतर ने कहा था कि हम अपने बेस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी हमले के लिए। लेकिन खबर यह आ रही है कि यमन पर जिन जहाजों ने हमला किया वो रीफ्यूएलिंग के लिए, यानी दोबारा से ईंधन भरने के लिए कतर गए और कतर का जो अल उबैद बेस है वहां पर उतरे, वहां पर उनकी रीफिलिंग हुई। यानी सीधी सी बात है कि कतर ने कहा जरूर था कि हम अपनी जमीन को किन्हीं हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हूथी पर जो हमले हो रहे हैं, यमन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसमें उसके बेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है रीफ्यूलिंग के लिए। और सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको यूएई के बारे में बताऊं। कल खबर आई थी कि यूएई ने कहा है कि फलस्तीन पर जो भी फैसला हो उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। पब्लिकली लगातार इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे लगे कि यूएई जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी खबर मिडिल ईस्ट मॉनिटर की अगर हम खबर माने तो वो ये है कि यूएई के जो राजदूत हैं अमेरिका में, वो लगातार लॉबिंग इस बात के लिए कर रहे हैं कि इजिप्ट ने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल ना हो और इजिप्ट को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि गजा के लोगों को वो अपने यहां ले। अमेरिका इजिप्ट की जो मदद करता है, जो आर्मी की मतलब हथियार वगैरह से मदद करता है, वो मदद बंद करे। ये कह रहे हैं यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राजदूत हैं, ये वहां पर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट दे रहा है मिडिल ईस्ट मॉनिटर की। वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि गजा को लेकर जो अमेरिका का ओरिजिनल प्लान था, गजा के सारे लोगों को बाहर निकालने का, वही प्लान लागू किया जाए। इसी बीच में खबर आ जाती है कि गजा के लोगों को अफ्रीका भेजा जाएगा, फिर खबर आती है गजा के लोगों को सीरिया भेजा जाएगा। सबसे आसान टारगेट हैं गजा के लोग, जिनकी जान लेने में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि परमाणु वाले मामले पर वो निगोशिएट करे। लेटर भी लिखा गया था, धमकियां भी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने हर बार मना कर दिया कि हम किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। जो लगातार धमकियां दी जा रही थी उनको लेकर ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर भी लिखा है और ईरान पर सीधा हमला करने की अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो वही तरीका है, इजराइल से कह दो भाई मारो और कुछ लोगों को मार दो, 200-400 लोग और गजा के मर जाएं। यही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? लोगों की जान लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमास से सीधी बात कर रहे थे, फिर डर गए, पीछे हट गए। विटकाफ जो है केवल यह कह रहे हैं, हमास का कहना है कि केवल यह कह रहे हैं कि लोगों की रिहाई करो और इधर से हम तुम्हारे लोगों की रिहाई करा देंगे। क्या फायदा? हमास सारे लोगों की रिहाई कर देगा, इधर से आप कुछ लोगों को रिहा कर देंगे, उसके बाद इजराइल फिर हमला करेगा, फिर लोगों को गिरफ्तार कर लेगा, फिर वही सारा खेल चलता रहेगा। मतलब क्या है? आप एक परमानेंट सीज फायर क्यों नहीं चाहते हैं? आप इस तरह के सीज फायर क्यों नहीं प्लान करते हैं जिसमें जंग हमेशा के लिए रुक जाए? क्योंकि उससे आपका फायदा नहीं है। फिर आपके हथियार की वैल्यू क्या रह जाएगी? आप तो चाहते हैं आपका हथियार बिकता रहे। आपके मन में कहीं से कोई ह्यूमैनिटेरियन भावना है ही नहीं। आप किसी जंग को रोकना नहीं चाहते हैं। आप देखिए, सीरिया के ऊपर हमला कर रहा है इजराइल। सीरिया तो सब कुछ खत्म कर दिया इजराइल ने, सारे हथियार खत्म कर दिए, साउथ पूरा कब्जा करके रखा है, फिर भी सीरिया की हिम्मत नहीं हुई इजराइल पर हमला करने की। उसके बावजूद इजराइल हमला कर रहा है सीरिया के ऊपर। और सीरिया किससे लड़ रहा है? सीरिया लड़ रहा है लेबनान से। उसको लड़ना नहीं है, इजराइल से नहीं लड़ना है, जिसने सारा जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, जिसने कहा है अब हम परमानेंटली आ गए, ये इलाका छोड़ने ही वाले नहीं है। उससे उसको लड़ाई नहीं करनी है। सीरिया किससे लड़ाई करनी है? सीरिया को लेबनान से लड़ाई करनी है। तो लेबनान से लड़ाई चल रही है। कल सीरिया ने कहा था कि हिजबुल्लाह के लोगों ने मारा है। अब लेबनान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जिस तरह की सीरिया लगातार हमला कर रहा है, हमें भी जवाब देना होगा। हमने आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा है। उधर लेबनान के अंदर भी जाकर इजराइल हमला कर रहा है। ये सब कुछ अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर है कि इन सब खेल में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका कह रहा है कि यमन में जो हूथी हैं, जनता उनके साथ नहीं है। आप जानते हैं कि यमन के एक छोटे से हिस्से पे जो पुराने वहां के शाह थे उनका कब्जा है, बाकी सब पे हूथी का कब्जा है। ईरान में भी वो यही कहता है कि ईरान में जो सत्ता है उसके साथ जनता नहीं है। कल यमन में लाखों लोग सड़क पे उतरे, वीडियोस आए, फोटोग्राफ आए और उन सब ने डिमांड की कि अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो फिर हम भी अपनी लड़ाई दोबारा से शुरू करें। ये लाखों लोग जो सड़क पर हैं, ये हूथी के साथ नहीं है तो किसके साथ हैं? ट्रंप के साथ हैं या फिर इजराइल के साथ है? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि कौन कहां किसके साथ है, किसके साथ नहीं है? आप एक आजाद मुल्क हैं तो ये भी आजाद मुल्क है, यमन भी एक आजाद मुल्क है, वो अपने तरीके से अपना फैसला लेगा। ईरान भी एक आजाद मुल्क है, इराक भी एक आजाद मुल्क है जिसको आपने कब्जा किया है। सदाम हुसैन के ऊपर झूठे आरोप लगाकर आपने सदाम हुसैन को मारा और इराक को तबाह करके रख दिया। लीबिया में कर्नल गद्दाफी के ऊपर झूठे आरोप लगा के आपने, आपके लोगों ने, नाटो की सेना गई थी, गद्दाफी को मारा और उसके बाद लीबिया को तबाह कर दिया। जहां जहां अमेरिका के पैर पड़े सारे देश तबाह हो गए। जहां अच्छी खासी बिल्डिंग्स थी, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा था, सब खत्म हो गया।
आपस में जो अलग अलग फिरके हैं उनको लड़ा दिया, किसी को पैसा दिया, किसी को हथियार दिया, और वहां का तेल, वहां का अनाज बड़े आसानी से आप लूट रहे हैं। यही मिडिल ईस्ट में आपका खेल है। और इन सब में आपको बाधा नजर आती है सिर्फ और सिर्फ ईरान में, क्योंकि बाकी अरब मुल्कों ने तो आपकी टोपी पहन ली है। बाकी अरब मुल्क बातें जितनी भी करें लेकिन जाकर खड़े होंगे आपके साथ, आप ये बात जानते हैं। लूट में आपके भागीदार हैं वो। दिक्कत पैदा होती है ईरान से, इसलिए ईरान से लड़ाई के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। और मैं बस इतना कह सकता हूं अभी फिलहाल कि अगर ये जो कुछ चल रहा है ये ऐसे ही जारी रहता है, हालांकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, मेरा अब भी मानना है कि सीज फायर का कोई रास्ता निकल सकता है। दोहा में बातचीत खत्म हुई, सिर्फ दबाव बनाने के लिए यह सारा नाटक किया जा रहा है। जो हमला किया गया है गजा के अंदर, अभी भी कैरो में बातचीत चल रही है। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं अभी भी मानता हूं कि सीज फायर हो सकता है। लेकिन अगर सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो गया, बातचीत पूरी तरह से खत्म हो गई, तो कल परसों से फिर आपको वही सारी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी जो 2 महीने पहले खबरें आ रही थी। अगर फलस्तीन के लोग मारे जाएंगे तो फिर इजराइल के सैनिक भी मारे जाएंगे, फिर मिसाइलें यमन की दोबारा पहुंचेंगी आपके तेल अवीब तक। और अगर ईरान भी शामिल हो गया तो आप जानते हैं ईरान ने पिछली बार हमला किया था तो उसकी मिसाइलें कहां पहुंची थी। अगर लड़ाई होगी, ईरान में लोग मारे जाएंगे तो इजराइल में भी लोग मारे जाएंगे, तबाही हर तरफ होगी। और एक अगर इसकी आंच भड़कती है तो यह पूरी दुनिया को परेशान करेगी। अगर ऑयल का प्रोडक्शन घटता है, अगर ऑयल की सप्लाई लाइन टूटती है, पूरी दुनिया में महंगाई जबरदस्त बढ़ेगी। सबसे ज्यादा तो यूरोप का नुकसान होगा। और इन सब के बीच अगर ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला करना शुरू करता है, या वो देश जो अमेरिका का साथ देंगे उनके ऑयल स्टोरेज वगैरह पर हमला शुरू करता है, तो क्या सूरत बनेगी इस जंग की, यह कोई नहीं कह सकता। यह आलमी जंग होगी कि नहीं होगी, विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता अभी। रशिया क्या उसमें अप्रोच अपनाता है, क्योंकि चाइना का बयान अभी आया है। चाइना ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस हमले के बाद वो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इस हमले को रोका जाए और वहां ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए, इमदाद पहुंचाई जाए। लेकिन इसके आगे चाइना क्या स्टैंड लेता है, रशिया क्या स्टैंड लेता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यह जंग कितनी बड़ी होगी और कितनी छोटी। और यह जंग अगर होती है तो इस जंग में झोंकने का सारा इल्जाम उस आदमी पर होगा जो राष्ट्रपति बनने के पहले कह रहा था कि मैं शांति स्थापित करूंगा, किसी तरह की जंग नहीं करूंगा, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप। फिलहाल रमजान के महीने में गजा में लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं और दुनिया खामोश है, सब खामोश है। ऐसा लगता है कि गजा के लोगों के जान की कोई कीमत ही नहीं है। अगले हमलों की तैयारी की बात है, इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं। देखते हैं अगले हमले होते हैं या फिर पलट के हमले होते हैं, क्या होता है, हूथी क्या करेगा, क्या हूथी फिर से मिसाइलें दागना शुरू करता है। अभी की खबर अगर आपको बताऊं तो तीसरी बार उसने यूएस ट्रूमैन जो एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है अमेरिका का, उसके ऊपर हमला किया है। और उसने कहा है कि एस्केलेशन का जवाब एस्केलेशन से दिया जाएगा। इसके क्या मानी है ये आगे देखने होंगे। अगर वाकई अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखना होगा कि ये वहां जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं। क्या वाकई अमेरिका ने सोच लिया है कि अब ईरान के साथ बड़ी जंग शुरू करनी है? अगर ऐसा सोच लिया है तो आप समझिए कि पूरी दुनिया पर इसके असरात बेहद खतरनाक होंगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा सीज फायर हो जाए, लेकिन फिलहाल सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे जब डेवलपमेंट्स होंगे मैं लगातार हाजिर होता रहूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए। ये वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इनको दूर दराज तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।